दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम टुटेजा ट्यूटोरियल्स का टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है पर्यावरण और साइंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसकी स्थापना राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के तहत की गई थी। सही है। एनजीटी सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत निर्धारित प्रक्रिया से बंधा हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एनजीटी के पूरे देश में 6 ब्रांच हैं, ये भी गलत है दोस्तों। इसके पूरे देश में 4 ब्रांचेस है। देखिए इसका हेडक्वार्टर जो है वो आपका दिल्ली में है और इसके 4 अलग-अलग ब्रांच हैं, वो आपको मैं बता देता हूँ। एक आपका भोपाल में है, पुणे में है, कोलकाता में है और आपका चेन्नई में है। ठीक, 4 इसके ब्रांचेस हैं और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? प्रकाश श्रीवास्तव। इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, एनजीटी के अध्यक्ष कौन है अभी? प्रकाश श्रीवास्तव है। ठीक, प्रकाश श्रीवास्तव इसके अध्यक्ष हैं और ये एक अर्ध न्यायिक निकाय है दोस्तों, इसे भी याद रखिएगा। अर्ध न्यायिक निकाय कहने का मतलब ये है कि जो कंपनी है या फिर जो कारखाने हैं वो पर्यावरण नियमों का पालन नहीं करते हैं तो उस पे ये जुर्माना ठोकने का इसको अधिकार है, इसलिए इसको अर्ध न्यायिक एज अ कोर्ट वर्क करता है। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? केवल एक जो है ये सही हो जाएगा। में से कौन प्रदूषित जगह में नहीं उगता है? लाइकेंस जो है ना, ये प्रदूषित जगह में नहीं उगते हैं, वो सर्वाइव नहीं कर सकते हैं क्योंकि ठीक है, क्योंकि हाई लेवल पॉल्यूशन रहता है तो उस कंडीशन में सर्वाइव नहीं कर सकते लाइकेन, तो प्रदूषित जगह में इन लोग नहीं उगते हैं। सुमेलित कीजिए। एस्बेस्टस धूल फेफड़ा, सीसा से मस्तिष्क रोग है ना, पारा से पेट संबंधी और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है रक्त धाराएं है ना, ब्लड जानते हैं मिक्स हो जाता है ब्लड के साथ। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका सही सुमेलित हो जाएगा। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड एक रजिस्टर है। मानव जनित गतिविधियों कारण खतरे में आंध्र भूमि जो स्थल है, जो वेटलैंड्स है, उसका एक रजिस्टर है। आप जानते हैं 2 फरवरी 1971 को ईरान में रामसर कन्वेंशन किया गया था और उसी के तहत जो है जितनी भी वेटलैंड्स हैं जो मानव जनित गतिविधियों के कारण खतरे पे आ गई है तो उन्हें मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में रजिस्टर किया जाता है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन क्षयकारी ओजोन डिप्लीमेंटिंग सब्सटेंस है? CFC, HCFC, मिथाइल ब्रोमाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। जितने भी हैलोजेंस हैं ना, लगभग सभी जो हैं वो ओजोन क्षयकारी होते हैं। ठीक, आप जानते हैं ओजोन परत पाई जाती है, कौन से मंडल में पाया जाता है? क्या आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं? चलिए, तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सभी जो है ओजोन डिप्लीमेंटिंग एजेंट हैं। ठीक, भारत में वन अनुसंधान संस्थान फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1906 में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई थी। कहाँ की गई थी ये? देहरादून में। ठीक है, देहरादून आपको कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है। निम्नलिखित बाघ अभ्यारण्यों का उनके राज्य स्थान के साथ मिलान कीजिए। काफ़ी इसी क्वेश्चन है क्योंकि छत्तीसगढ़ को दे दिया है। तो देखिए इंद्रावती छत्तीसगढ़, ये तो सभी जानते हैं। पेरियार, पेरियार नदी कहाँ बहती है? केरल में बहती है। ठीक है, सरिस्का राजस्थान और बक्सर जो है ये आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 का 4, ये आपका डी आंसर हो जाएगा। जानवरों और पौधों की प्रजातियों की सबसे बड़ी विविधता पाई जा सकती है। किस एरिया पे जो है ज़्यादा डाइवर्सिटी पाया जा सकता है, इसे आपको बताना। देखिए ये हमारा अर्थ है, तो ये यहाँ पर जो इक्वेटर है 0 डिग्री ना, यहाँ पर सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाएगी क्योंकि यहाँ जो टेम्परेचर है आप जानते हैं यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होता है ना। इसके बाद यहाँ पास जाएंगे आप तो इधर जैसे जैसे आप ठंडी पोल की ओर जाएंगे ना, ध्रुव की ओर, तो वहाँ पास डाइवर्सिटी कम होगी क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर क्या होता है? बहुत कम होता है ना। टेम्परेचर जहाँ ज़्यादा होगा, आप देखेंगे बैक्टीरिया घर में भी बैक्टीरिया ग्रोथ तब होता है जब वार्म इन्वायरमेंट रहता है ना, गर्म वातावरण के माहौल में ही बैक्टीरिया ये सब का ज़्यादा इन्वायरमेंट रहेगा है ना। तो उसी में क्या उनका ग्रोथ ज़्यादा होता है। ठंड में देखेंगे फ्रिज व्रिज में चीज़ें रहती क्यों सुरक्षित रहती है? क्योंकि उसमें टेम्परेचर ठंडा रहता है तो बैक्टीरिया ये सब का ग्रोथ नहीं होता है ना। तो ये जो 0 डिग्री है ना, उष्णकटिबंधीय एरिया जिसको बोलेंगे हम, इसमें बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा होगा, जीव विविधता सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, उष्णकटिबंधीय नम वन, ठीक, इसमें पाई जा सकती है दिए गए ऑप्शन के अनुसार। ठीक,
आर्कटिक बिल्कुल नहीं होगा, समशीतोष्ण ये सब नहीं होंगे, है ना। उष्णकटिबंधीय नम वन, यहाँ डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी। निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करें। डिब्रू सैंखवा कहाँ है, ये असम में है, ठीक, ये गलत हो गया। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है। दिहांग दिबांग ये आपका कहाँ है जी, अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है, ये भी गलत हो गया। अगस्तमलई तमिलनाडु और केरल में है, ये सही है आपका। तो हमारा 2 और 4 जो है सही सुमेलित है, देख लेते हैं। तो बी ऑप्शन जो है ये हमारा सही हो जाएगा। रामसर स्थल क्या है, इससे जस्ट पहले हमने पढ़ा था मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। तो अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आंध्र भूमियों के संरक्षण के लिए रामसर कन्वेंशन किया गया था ईरान में 2 फरवरी 1971 को। पर्यावरण में हानिकारक खतरनाक प्रदूषकों को निम्नीकृत करने के लिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग करना कहलाता है। इसका इंग्लिश वर्जन भी देख लेते हैं ताकि आप समझ पाए। द यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू रिड्यूस द हार्मफुल हाजार्डियस पॉल्यूटेंट्स इन इन्वायरमेंट कॉल्ड बायो रिमिडिएशन कहलाता है ना। सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके जो कॉन्टेमिनेट पानी है ना, जो प्रदूषित पानी है क्षेत्र है, उसको हम साफ कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं ना। ये प्रक्रिया जो है प्रकृति की अपनी ही प्रक्रिया है, कुदरत का, और इसे हम कहते हैं बायो रिमिडिएशन, ठीक। ग्रीन हाउस गैसें हैं, आप जानते हैं 1997 में ना क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था, ठीक है, और इसमें ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देने वाले गैसों के उत्सर्जन में कमी करने का लक्ष्य रखा गया था, है ना। तो कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं हम देखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, मीथेन, ठीक, नाइट्रस ऑक्साइड ये भी है, और जलवाष्प, ये सभी क्या है, ग्रीन हाउस गैसें हैं, है ना। 1 2 3 4 हमारा आंसर हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है श्वास संबंधी दिक्कतें करेगा, ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस गैस है। सल्फर डाइऑक्साइड जान रहे हैं एसिड रेन होता है, और मीथेन से क्या हो जाएगा, विस्फोटक हो जाएगा, ठीक। इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं, कई लोगों को समझ में नहीं आता है। देखो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है आपका, एस्फाइरेशन। कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, ग्रीन हाउस गैस। सल्फर डाइऑक्साइड से एसिड रेन होगा, और मीथेन से क्या होगा आपका, एक्सप्लोजन, ठीक। तो 3 4 2 1 इसका सही सुमेलित है। वायु प्रदूषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कार्बनिक पदार्थों के अधूरे दहन के कारण होने वाले प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड हैं, ठीक। बाहरी वातावरण में ओजोन की कमी से त्वचा कैंसर हो सकता है, बिल्कुल सही है। अम्ल वर्षा एसिड रेन SO2 और NO2 कारण होती है, ये भी सही है, एग्जाम में आ भी चुका ये वाला फैक्ट, तो याद रखेंगे। भारत में आवासीय क्षेत्रों में के लिए हवा में SO2 का अनुमेय 80 ग्राम पर मीटर क्यूब है, ठीक। एक्चुअल में ये 80 माइक्रो है, ठीक है, माइक्रो है, म्यू लगेगा, ठीक, म्यू लगेगा। तो इसमें मेरे ख्याल से टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है ना। इसका आंसर देख लेते हैं हम। ABC, अगर इसको मैं माइक्रो में होना चाहिए वैसे तो ये, है ना, ग्राम वाला तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक। माइक्रो लेवल पे 80 कर ले तो इसका आंसर A हो जाएगा, है ना। और अगर टाइपिंग मिस्टेक अगर मैं छोड़ दूँ तो फिर ये ABC ही सही होगा फिर, ठीक। तो मुझे ऐसा लगता है कि टाइपिंग मिस्टेक है, क्योंकि आंकड़े तो सही लिखे हैं, है ना। तो इसे याद रखेंगे। तो परमिसिबल जो है SO2 का ये 80 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब है ना। वायु संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष बना था? 1981 में, 1981 में वायु संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम बनाया गया था। इसके साथ ही आपको अदर जो कंजर्वेशन वाला एक्ट है उसे भी याद रखना है, जैसे कि 1980 में क्या बना था आपका, वन संरक्षण अधिनियम बना था, ठीक है। वन संरक्षण कब बना था? 1980 में। 1974 में, 1974 में जल संरक्षण अधिनियम बना था, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है 1986 में, 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बना था, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बना था। और ये 1981 में क्या है, वायु संरक्षण और प्रदूषण कंट्रोल नियम अधिनियम बना था, ठीक। और 2010 में क्या बना था आपका, NGT बना था, ठीक। तो ये सभी अधिनियम को आपको याद होनी चाहिए। निम्नलिखित में से किस प्रकार की पारिस्थितिकी का संबंध ऑटकोलॉजी है? ऑटकोलॉजी, ऑटकोलॉजी मीन्स क्या होता है, इकोलॉजिकल स्टडी ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीसीज, किसी भी विशेष, है ना, व्यक्तिगत इंडिविजुअल प्रजाति है, पारिस्थितिकी है, उसका जब हम अध्ययन करेंगे, है ना, तो फिर इसको बोलेंगे क्या हम, ऑटकोलॉजी,
ठीक, तो व्यक्तिगत प्रजाति पारिस्थितिकी है ना, इंडिविजुअल स्पीसीज इकोलॉजी को हम बोलेंगे और इकोलॉजी। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल का उपयोग करने से कौन सा रोग बनता है? बेरी बेरी, B1 की कमी हो जाएगी। ठीक है, अगर पॉलिश किए हुए चावल देखेंगे बहुत चमकीला चमकते रहता है, एकदम छोटा छोटा पतला पतला, है ना, तो ऐसे चावल के उपयोग से क्या है, बेरी बेरी रोग हो सकता है, B1 की कमी हो जाएगी। निमोनिया किसका संक्रमण है? फेफड़े में इन्फेक्शन हो जाता है निमोनिया, छोटे बच्चों में खासकर, है ना। वायरस के बारे में सत्य नहीं है। वायरस शब्द M.W. बेज़निक द्वारा गढ़ा गया, सही है। वायरस को किसी भी सिंथेटिक माध्यम में संवर्धित किया जा सकता है, कल्चर किया जा सकता है, कल्चर नहीं किया जा सकता इसको सिंथेटिक माध्यम में। ठीक, किसी वायरस का न्यूक्लिक एसिड जीनोम DNA या RNA हो सकता है। यस, इट कैन बी DNA और RNA। RNA आधारित वायरस आमतौर पर डबल स्ट्रैंड होता है। ठीक है, तो हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत है। ठीक, सिंथेटिक नहीं हो सकता ये, है ना। ये क्वेश्चन आई थिंक हमारे प्रीलिम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, रिपीटेड लग रहा है। मलेरिया के इलाज में प्रयुक्त कुनैन पौधे किस भाग से प्राप्त होता है? तो कुनैन पौधे का छाल यूज किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा फाइटो हार्मोन फलों को पकाने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? इथाइलिन जो है ये फलों को पकाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, और ये गैसी फॉर्म में रहती है, जानते हैं आप। ठीक, अदर जो हार्मोन्स है उससे भी फंक्शन आपको याद रखना है, जैसे जिब्रेलिन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, एब्सिक्सिक एसिड, है ना, इन सब का भी फंक्शन आपको पता होना चाहिए, है ना। इथाइलिन जो है फलों को पकाता है। प्रकाश संश्लेषण के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना पार्ट में होता है, ग्रेना भाग में होता है। ठीक है, यह एक रिडॉक्स रिएक्शन है जिसमें पानी का ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर, ऑक्सीजन छोड़ने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज बनाने के कम हो जाता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के सबसे सक्रिय प्रकाश लाल और नीला होता है, ये भी सही है। ठीक, तो इसमें क्या पूछा गया है? सही, तो सभी स्टेटमेंट सही लग रहे हैं, 1 2 3 इसका आंसर हो जाएगा। विटामिन के बारे में निम्नलिखित कौन सा तथ्य सही नहीं है? फंक ने विटामिन का आविष्कार किया, सही है। कुछ विटामिन हार्मोन के रूप में कार्य करते हैं, ये भी सही है। फॉर एग्जांपल विटामिन जो डी है वो एज अ हार्मोन वर्क करता है। कुछ विटामिन शरीर में संग्रहित होते हैं, यस। विटामिन बी एक वसा में घुलनशील विटामिन है, गलत है दोस्तों। विटामिन बी जो है वो आपका वाटर सॉल्युबल है ना। विटामिन बी और सी जो है ना ये जल में घुलनशील है, जबकि विटामिन ए, डी, ई और के ये किस में घुलनशील है? आपका वसा में घुलनशील है, फैट में सॉल्युबल है। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे। बी एंड सी वाटर सॉल्युबल है, ए, डी, ई के जो है वो फैट सॉल्युबल है, वसा में घुलनशील है। ठीक, तो हमारा डी जो स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? अभी हमने जस्ट पढ़ा कि विटामिन डी एज अ हार्मोन वर्क करता है। इसमें बी कोशिकाओं और टी कोशिकाओं की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ठीक, इंग्लिश में देख लेते हैं। बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ बी सेल्स एंड टी सेल्स इन ह्यूमन बॉडी। तो देखिए ये जो कोशिकाएं होती है ना ये रोग जनकों से होने वाली बीमारियों से बचाते हैं ना, ये इम्यून का काम करते हैं। ठीक है, इम्यून सेल्स कहते हैं इनको। ठीक, तो ये हमारा ए जो है ये आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्राणी के प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन घुला रहता है? केचुआ जो है उसमें प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन जो है वो घुला रहता है। ठीक है, अर्थवॉर्म। कौन सा मैक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है? मैक्रो न्यूट्रिएंट मीन्स जो आपको लार्ज अमाउंट में चाहिए। ठीक, तो देखिए कौन कौन से हैं? CHO, ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, NPK, NPK जान रहे हैं, है ना, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब क्या है अपने को मैक्रो न्यूट्रिएंट में आते हैं। ठीक, ये जस्ता जो है ये माइक्रो न्यूट्रिएंट है। प्रोबायोटिक्स के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। प्रोबायोटिक्स बैक्टीरिया या यीस्ट दोनों से बने होते हैं। आप जानते हैं प्रोबायोटिक टेबलेट्स भी आती हैं, ये हमारे अच्छे हेल्थ के लिए इसको लिया जाता है ना। तो ये बैक्टीरिया और यीस्ट दोनों से बने होते हैं, है ना। और प्रोबायोटिक्स में मौजूद जीव प्राकृतिक रूप से हमारी आंत में भी पाए जाते हैं। ठीक है, प्रोबायोटिक्स दूध की शर्करा पचाने में मदद करते हैं, ये भी सही है। तो हमारा डी आंसर सही हो जाएगा, 1 2 3।
एंजाइम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वे जैव उत्प्रेरक बायोकैटलिस्ट के रूप में कार्य करते हैं, एकदम सही है। जाइमेस एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल बदलने के लिए उत्प्रेरित करता है, यस। वे अपना कार्य उसी स्थान पर करते हैं जहां उनका उत्पादन किया जाता है, ये भी सही है। तो हमारा तीनों ऑप्शन सही लग रहा है, 1 2 3 इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक रेशम का घटक है? देखिए, प्राकृतिक जो रेशम होता है ये प्रोटीन फाइबर से बना होता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रेशम का घटक है? देखिए, प्राकृतिक रेशम जो है ये प्रोटीन फाइबर से बना होता है, फाइब्रोइन, ठीक है, इससे बना होता है। और प्रोटीन जानते हैं उसमें नाइट्रोजन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण संबंधित है? ब्लू ग्रीन एल्गी, नीले हरित शैवाल जो हैं ये जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करते हैं। ठीक, आप जानते हैं जितने भी लिग्यूमिनस प्लांट होते हैं, है ना, आप देखेंगे चना वना, वो भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, एजोटोबैक्टर ये सब देखे होंगे। और नीले हरित शैवाल हैं, है ना, उन लोग भी नाइट्रोजन फिक्सीकरण से संबंधित हैं। किसी जीन के भीतर आधार अनुक्रम में परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं। चेंज इन बेस सीक्वेंस विथ इन अ जीन इज कॉल्ड म्यूटेशन कहलाता है। आप इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल जान रहे हैं, कोरोना का कितना सारा वेरिएंट आया था, आप लोग जान रहे हैं, तो वो क्या था, वो अपने आप में म्यूटेशन था। ठीक है, उसका जो बेसिक जेनेटिक स्ट्रक्चर था उसमें कई सारे चेंजेस हो गए थे और उसका फिर क्या है, नया नया वर्जन निकल के आ रहा था ना, और इसी के हम क्या बोलते हैं, म्यूटेशन बोलते हैं, उत्परिवर्तन बोलते हैं। कोशिका के किस अंगक में डीएनए नहीं होता है? इंग्लिश वर्जन देखते हैं। विच ऑर्गन इन द सेल डज नॉट कंटेन डीएनए? देखिए, लाइजोसोम जो होता है ना, ये इंजाइम कंटेंट होता है, इंजाइम होता है, इसमें डीएनए नहीं होता है। ठीक, नाभिक में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, लाइजोसोम में नहीं होता। लाइजोसोम को जानते हैं आप, आत्महत्या की थैली इसको बोला जाता है ना, और इसमें इंजाइम होता है। दौड़ के दौरान एक धावक को जांघ की मांसपेशियों में ऐंठन और दर्द महसूस होता है, यह किसके संचय कारण होता है? देखिए, लैक्टिक एसिड है ना, इसके संचय कारण जब हम दौड़ते हैं तो हमें थकान होती है ना, ऐंठन और दर्द होता है। ठीक, लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है क्योंकि। निम्नलिखित में से किसको कृत्रिम सिंथेटिक माध्यम में संवर्धित किया जा सकता है, कल्चर करके बनाया जा सकता है ना लैब में? देखिए, बैक्टीरिया बना सकते हैं हम, कवक भी बना सकते हैं, वायरस को नहीं कर सकते कल्चर। ठीक, तो 1 और 2 हमारा सही हो जाएगा। ठीक, इंग्लिश वर्जन में मैं दिखा देता हूँ, बैक्टीरिया, फंगी एंड वायरस। ठीक है, तो वायरस को हम कल्चर आर्टिफिशियल सिंथेटिक मीडियम में कल्चर नहीं कर सकते। ठीक, तो 1 एंड 2 हमारा आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीट भक्षी पौधा है, मतलब जो कीटों को खाता है? ठीक है, नेप्थेसस जो है ये कीट भक्षी पौधा है, इसे याद रखेंगे। मैच द कॉलम करना है। देखिए, फंगी, फंगी क्या बोलेंगे, माइकोलॉजी, फॉसिल पैलियोबायोलॉजी, फिश इथिकोलॉजी, इंसेक्ट एंटोमोलॉजी। ठीक, इंग्लिश वर्जन को याद रखेंगे दोस्तों, हिंदी वर्जन में हो सकता है कन्फ्यूज़न हो जाए, और कई बार हमको एग्जाम में इंग्लिश वर्जन में ही दिया रहता है, तो इसे याद रखेंगे। ठीक है, आनुवांशिक रूप से संशोधित बीटी बैगन को इसके लिए विकसित किया गया है। देखिए, ये कीट प्रतिरोध है ना, ये सब क्वालिटीज उसमें, जेनेटिक जीनोम सीक्वेंसिंग ये सब करके, जीन को चेंज करके, है ना, वो सब करके इसको कीट प्रतिरोधी बनाया जाता है। ठीक है, कई बार इनको एग्जाम में बीटी का फुल फॉर्म पूछ दिया जाता है। बीटी का फुल फॉर्म क्या है, बेसिलस थुरिंगिनेसिस। ठीक है, मैं लिख देता हूँ इसको। ठीक, बेसिलस थुरिंगिनेसिस इसका फुल फॉर्म है। और हमारे यहाँ भारत में केवल बीटी कॉटन को जो है गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है, इसके अलावा कोई भी कॉटन, कोई भी अदर जो संशोधित बीज है उसे हमने अप्रूवल नहीं दिया है। ठीक, तो बीटी कॉटन को बस हमने अप्रूव दिया है। ठीक, इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे, बेसिलस थुरिंगिनेसिस। ठीक है, और कीट प्रतिरोध ये सब इसमें क्वालिटीज रहती हैं। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव यानी कि सिंगल सेल्ड, है ना, यूनिसेलुलर बोल सकते हैं इसे। ठीक, तो एक कोशिकीय जीव सबसे बड़ा कौन है, एसिटा बुलरिया। ठीक, ये क्या है, लार्जेस्ट
यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। mRNA शब्द विस्तारित रूप है मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। आप जानते हैं आरएनए, ठीक है, आरएनए जो है डीएनए की तरह ही होता है, लेकिन इसमें एक अवयव जो है वो डीएनए से अलग होता है। देखिए डीएनए हम देखेंगे, डीएनए में क्या क्या होता है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन, ठीक है, ये आपका क्या होता है, आपका डीएनए में होता है। आरएनए में क्या होता है, यूरेसिल पाया जाता है, थायमिन की जगह इसमें यूरेसिल पाया जाता है डीएनए में, आरएनए में सॉरी, ठीक है, आरएनए में क्या है, यूरेसिल पाया जाता है थायमिन की जगह, ठीक। और देखिए आरएनए जो है ये 3 टाइप के होते हैं, ठीक है, कौन कौन सा होता है, एक होता है mRNA, ठीक, दूसरा होता है क्या, tRNA, और एक होता है आपका rRNA। देखिए इसको हम देख लेते हैं। mRNA क्या बोलते हैं, मैसेंजर आरएनए बोलते हैं ना, संदेशवाहक आरएनए। ये क्या करता है, अनुवांशिक जो सूचनाएं होती हैं, जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है, उसको कैरी करता है, ठीक। दूसरा होता है आपका tRNA, टी मतलब ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए क्या करेगा, कोशिका द्रव्य से राइबोसोम तक का ट्रांसफर करेगा, ठीक है, स्थानांतरण करता है उस टाइम, ठीक। और rRNA यानी कि राइबोसोमल आरएनए, ठीक, राइबोसोमल आरएनए क्या होता है, ये ज़्यादा एक्टिव रहता है ना, और राइबोसोम से लगा रहता है, ठीक। तो इस तरीके से हमने ये देखा। तो mRNA मतलब क्या होता है, मैसेंजर आरएनए, है ना, इसे आप याद रखेंगे। निम्नलिखित से कौन सा एक मादक दर्दनाशक दवा है, ठीक, नार्कोटिक। मॉर्फिन जो है ये नार्कोटिक ड्रग है, ठीक। एनटीयू क्या मापने की इकाई है, एनटीयू का अगर फुल फॉर्म पता है तो आप इसका इजिली आंसर कर सकते हैं। देखिए एनटीयू का फुल फॉर्म होता है नेफिलोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट, ठीक। जल की गंदगी को मेजर करने के लिए एनटीयू का यूज किया जाता है। इसका अगर फुल फॉर्म आपको पता है तो आप इसे इजिली सॉल्व कर सकते थे। चलिए